नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। एसएससी जीडी मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो आपका मॉक टेस्ट होगा तो उसमें जो भी आपके संबंधित प्रश्न हैं आप सभी उनको हल करने का प्रयास करेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे तो देखेंगे आज के जो आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हैं उन्हें सभी आप हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो आपको बताना है कि 1907 में आपने पढ़ा होगा कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ 1907 में, और इसमें 1907 में आपने पढ़ा होगा जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। तो वास्तव में जो आपके दो दल थे, एक नरम दल था और एक आपका गरम दल था। तो नरम दल वाले जो आपका लाल लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना, मतलब गरम दल वाले आपके लाल लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो नरम दल वाले थे उन्होंने किनको बना दिया? रास बिहारी बोस। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, क्योंकि जो आपका स्वदेशी आंदोलन आपका चला था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो उसको लेकर के कुछ आपकी वार्तालाप यहाँ पे होनी थी। लेकिन इसमें आपका दो भागों में कांग्रेस पार्टी आपकी टूट गई, एक गरम दल और एक आपका नरम दल। गरम दल वाले नेता आपने पढ़े होंगे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल से बनता आपके, जैसे लाल से बनेंगे आप, लाल से हो जाएगा आपका लाल लाजपत राय, बाल से बन जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बन जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो ये आपके तीन आपने नेता पढ़े होंगे। और नरम दल में जैसे आप दादा भाई नेहरू पढ़ेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ेंगे, ये वाले आपके नेता थे। तो अब इनमें से कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, ये चार ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश आपका होना कराना था। उसके बाद में अंग्रेज सरकार के साथ धर्मपतियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का भाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकते में अरविंद घोष की असमर्थता। तो आपको इसमें से बताना है कि वास्तव में इसका सही आंसर क्या है। सभी आप देख लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे इसको। 1907 सूरत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो आप बताएंगे सभी। तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन जो आपका बी है, ऑप्शन कौन सा आपका? बी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं जो आपका अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की जो आपकी वार्ता है, तो इसको क्षमता के बारे में आपका चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तो आपको याद रखना है इससे संबंधित ये आपका इसका सही आंसर है, सही आंसर आपका है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो आपको बताना है कि वह कौन था जो फांसी की सजा से बच गया था। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। आप बताएंगे, कमेंट करके बताएं। काकोरी कांड आपने पढ़ा होगा, काकोरी कांड 1925 में हुआ काकोरी कांड। और 1925 में क्यों हुआ आपने पढ़ा होगा कि जो आपका एक सरकारी खजाने को लेकर के ट्रेन जा रही थी, कहाँ से? सहारनपुर। कहाँ से जा रहे थे? सहारनपुर से। और आपका कहाँ पे जा रहे थे? लखनऊ। सहारनपुर से और कहाँ पे जा रहे थे? लखनऊ। लेकिन लखनऊ से पहले ही एक आपका ऐसे ही स्टेशन था, इसका नाम है काकोरी। ये लखनऊ जिले में एक स्थान पड़ता है काकोरी। तो काकोरी नामक स्टेशन पर चार व्यक्ति थे। चार व्यक्ति कौन कौन है? तो आपको याद रखना है, एक कौन था? एक था रामप्रसाद बिस्मिल, एक कौन था? राजेंद्र लाहिड़ी, एक कौन था? अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, और एक कौन था? एक था रोशन सिंह, एक कौन था? रोशन सिंह। तो आपको याद रखना है। और भी इसमें जो आप देखते हैं कि और भी व्यक्ति शामिल थे, लेकिन ये चार प्रमुख आरोपी थे और बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इनको अलग अलग स्थान पर फांसी दी गई। जैसे आप पढ़ेंगे जो आपके इसमें राजेंद्र लाहिड़ी है, रामप्रसाद बिस्मिल है, रामप्रसाद बिस्मिल। तो रामप्रसाद बिस्मिल को आपका गोरखपुर में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को आपका फैजाबाद में, और रोशन सिंह को आपका इलाहाबाद में। तो अलग अलग स्थान पर आपकी फांसी दी गई। तो ऐसा कौन सा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसमें आपका जिसे फांसी नहीं दी गई? चंद्रशेखर आजाद, जबकि ये इसमें शामिल था, लेकिन ये प्रमुख चार आरोपी आपके बनाए गए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा। आप बताएंगे, कमेंट करके बताएं सभी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सभी कमेंट करके बताएंगे। सीधे जनता द्वारा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा। सभी बताएंगे, कमेंट करके बताएं जी। संविधान सभा, तो संविधान सभा में आपने पढ़ा होगा, जो संविधान सभा है कैबिनेट मिशन 1946, उसके आधार पर संविधान सभा बनाई गई। और संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 389। कितनी रखी गई? 389। और एक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर आपका चुना गया था। कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक आपका सदस्य चुना गया। तो आपको याद रखना है, इसमें जो आपका सदस्यों का चुनाव है, जो आपकी प्रांतीय विधानसभा थी, तो प्रांतीय विधानसभा के जो आपके सदस्य थे उनके माध्यम से इनका आपका चुनाव किया गया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो आपको बताना है कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ है वो निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 और 1833। तो आपको बताना है इसमें से किस अधिनियम के माध्यम से आपका जो रेगुलेटिंग, मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की आपकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। तो आप बताएंगे, कमेंट करके बताएं सभी। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा आंसर है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा आप पढ़ते हैं कहाँ पर? आपका कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कब की गई? 1774 में। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी? 3+1, जिसमें आपका प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? इलीजहा इम्पे। किसको बनाया गया? इलीजहा इम्पे आपने पढ़ा होगा। और 3 अन्य न्यायाधीश आपने पढ़े होंगे। एक कौन था? आपका चैम्बर था। एक कौन था? आपका लिमेस्टर था। और एक कौन था आपका? एक था आपका हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। तो ये आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनको आपका कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। क्लियर हो गया आपका? फिर जब 1861 हाई कोर्ट एक्ट आया तो उस एक्ट के माध्यम से जो कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट है इसे हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। और वर्तमान वाला जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 अधिनियम के माध्यम से 1937 में आपका स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में आपका कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने संविधान सभा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बताएंगे सभी कमेंट करके। भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपको बताना है जी कमेंट करके जी, कौन थे आपके? कमेंट करके बताएंगे, इसमें कमेंट करेंगे सभी। तो इसमें जो आपके सब जानते हैं कि जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जाए जी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आप बताएंगे। तो आपको बताना है अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को आपका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संवैधानिक सलाहकार अगर पूछे कि संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार आप सब जानते ही हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन बना था? संवैधानिक सलाहकार बना था BN राव। कौन बना था आपका? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये संवैधानिक सलाहकार बना था। क्लियर हो गया? संवैधानिक सलाहकार कौन बना जी? BN राव। कौन बना? BN राव। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने पढ़ा है संविधान सभा के अध्यक्ष, और उसमें आपने स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार कौन बनाया गया? BN राव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल था? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसमें आप बताएंगे कमेंट करके अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल था। सभी बताएंगे कमेंट करके अखिल भारतीय महासंघ। तो इसमें आप आंसर जानेंगे। अखिल भारतीय महासंघ की जो स्थापना है वो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया? 4 ऑप्शन है, 1948, 1949, 1950, 1951। जनगण मन
जनगण मन आप पढ़ते हैं, जनगण मन के लेखक कौन है? तो आपने पढ़ा होगा रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपके जनगण मन के लेखक हैं। जो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि। कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि से लिया गया। और सबसे पहले कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया? 1911। 1911 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका कोलकाता। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। तो ये भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, पंडित बिशन नारायण धर। तो पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 में सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। जो आपका राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। लघु अवधि अगर पूछे तो कितनी होती है? 20 सेकंड। कितनी होती है? 20 सेकंड। और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में इसे कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। कब है? 24 जनवरी 1950। तो इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? 1950। क्या आंसर हो जाएगा? 1950। क्लियर हो गया? 1950। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन पूछे या प्रारूप पूछे या ड्राफ्टिंग बोले तो एक ही बात है, आपको अब बताना है इसमें कौन नहीं था। तो इसमें आपको याद रखना है, ये मोहब्बत हो रहा है, ये मोहम्मद है। क्या है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। के एम मुंशी है, के एम मुंशी। उसके बाद है ए के अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ए के अय्यर। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, ये ए हटा देंगे, यहाँ के अय्यर है, के अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट आगे जवाहरलाल नेहरू। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो संविधान की पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। तो पांडुलेखन समिति आप सब जानते ही हैं, पांडुलेखन समिति। तो इसको आप प्रारूप कमेटी बोलते हैं। कौन सी कमेटी है ये? प्रारूप कमेटी। प्रारूप कमेटी आप पढ़ते हैं जी, प्रारूप कमेटी। तो प्रारूप कमेटी क्या है? इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष सब जानते ही हैं। अध्यक्ष कौन थे इसके? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अन्य आपके कितने सदस्य थे? अन्य आपके कितने हो गए? अन्य जो आपके कितने सदस्य बचे? आपके 6 सदस्य। कितने बचे? 6 सदस्य। तो आप याद रखेंगे 6 सदस्य कैसे याद रखेंगे? 6 सदस्य ऐसे याद रखें, गो अल्लाह सादुल्ला, ऐसे याद रखेंगे, गो अल्लाह सादुल्ला, ऐसे याद हो जाएगा आपका, गो अल्लाह सादुल्ला। और इसमें आप याद रखेंगे मुंशी मित्र खेतान, मुंशी मित्र खेतान, गो अल्लाह सादुल्ला और मुंशी मित्र खेतान। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, गो अल्लाह सादुल्ला, मुंशी मित्र खेतान। क्लियर हो गया? मुंशी मित्र खेतान। गो से क्या बन जाएगा? गो से बन जाएगा गोपाल स्वामी आयंगर। गो से क्या बन जाएगा? गोपाल स्वामी आयंगर आपका बन जाएगा, गो से गोपाल स्वामी आयंगर। क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट आगे अल्लाह से क्या बन जाएगा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद आप बताएंगे सादुल्ला, यानी मोहम्मद सादुल्ला। क्या बन जाएगा? मोहम्मद सादुल्ला बन जाएगा जी, मोहम्मद सादुल्ला। मुंशी से क्या बन जाएगा? मुंशी से बन जाएगा के एम मुंशी। क्या बन जाएगा? के एम मुंशी। और मित्र से क्या बन जाएगा? बी एल मित्र। क्या बन जाएगा? बी एल मित्र। और खेतान से क्या बन जाएगा? डीपी खेतान। क्या बन जाएगा? डीपी खेतान। क्या बन जाएगा आपका? डीपी खेतान। क्या बनेगा आपका? डीपी खेतान। तो आपको याद रखना है ये आपके कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अब इसमें आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा सदस्य था जो आपकी मृत्यु हो गई थी? तो ऐसा कौन सा सदस्य था? डीपी खेतान, ये आपका मृत्यु हो गई इसके। और ऐसा कौन सा सदस्य था जो अपने स्वास्थ्य कारणों से हट गया था? बी एल मित्र। कौन है? बी एल मित्र। तो इनको भी आपको याद रखना है। तो ये प्रारूप कमेटी है। प्रारूप कमेटी ने आपने पढ़ा होगा 2 वर्ष, क्या है आपका? 2 वर्ष 11 माह और क्या है? 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान आपका तैयार किया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि इनमें तीव्र दृष्टि होती है, तीव्र प्राण क्षमता होती है, उच्च आवर्ती ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, या अपने द्वारा उत्पन्न उच्च आवर्ती ध्वनि की प्रतिध्वनि ग्रहण करने की क्षमता होती है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं? तो आपको याद रखना है
तो जो ऑप्शन आपका डी है, ऑप्शन डी क्या है, उच्च आवर्ती ध्वनि की प्रतिध्वनि ग्रहण करने की इनमें क्षमता होती है। क्लियर हुआ। ये आपका चमगादड़ से संबंधित क्वेश्चन था, ये आया हुआ क्वेश्चन आपका पेपर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गंगा के डॉल्फिन होते हैं सरीसृप हैं, स्तनीय, एकशुरेखीय या क्या है आपका, आपके मछलियां हैं। गंगा के डॉल्फिन, तो गंगा डॉल्फिन, और डॉल्फिन आपने पढ़ा होगा कि डॉल्फिन मछली केंद्र कहाँ पर आपका गंगा में, विक्रमशिला। विक्रमशिला आपने पढ़ा होगा, विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र कहाँ पर है, तो आप पढ़ते हैं भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में। तो आपको बताना है कि डॉल्फिन वास्तव में क्या होते हैं, डॉल्फिन होते हैं आपके स्तनी। क्या है आपके स्तनी, स्तनी उसको बोलते हैं जो अपने बच्चों को जीव दूध पिलाते हैं, उनको बोलते हैं स्तनी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। आपको बताना ऐसा कौन है जो पक्षी नहीं है, चमगादड़, कौवा, चील, तोता। कमेंट करके बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा कौन है जो आपका पक्षी नहीं है, चमगादड़, कौवा, चील, तोता। बताएंगे सभी कमेंट करके, ऐसा कौन है। तो ऐसा कौन है आपका, चमगादड़ है। कौन है आपका, चमगादड़। कौन है ऐसा आपका, चमगादड़। क्योंकि चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ क्या है आपका, तो चमगादड़ ये होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो चमगादड़ क्या है, स्तनी है। क्या है आपका, स्तनी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। अंडा देता है लेकिन सीधे बच्चे नहीं देता। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आपका जीव है, एकिडना है, कंगारू है, सेही है, व्हेल है। आप बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं ऐसा कौन सा आपका जीव है जो आपका अंडा देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। आप बताएंगे सभी। तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन है, एकिडना। कौन है आपका, एकिडना। कौन है आपका, एकिडना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। आप बताएंगे कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, स्टार फिश है, जेली फिश है, डॉग फिश है, समुद्री फिश है। पहले पेपर में आपका पूछा हुआ है, कई पेपर में आपका आ चुका है क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो आप याद रखेंगे वास्तविक रूप से मछली कौन है, डॉग फिश। क्या है आपका, डॉग फिश वास्तविक रूप से मछली है। डॉग फिश क्या है, वास्तविक रूप से मछली है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा जंतु कीट नहीं है, खटमल है, मकड़ी, मच्छर, मक्खी। आप बताएंगे कमेंट करके कौन सा जंतु कीट नहीं है, खटमल, मकड़ी, मच्छर, मक्खी। सभी बताएंगे कमेंट करके, खटमल, मकड़ी, मच्छर, मक्खी। खटमल, मकड़ी, मच्छर और मक्खी, कौन सा जंतु कीट नहीं है। तो आप याद रखेंगे जो मकड़ी है, मकड़ी क्या है आपका, कीट नहीं है। मकड़ी क्या है आपका, कीट नहीं है। क्या है आपका, कीट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण में वर्गीके के समूह को आरोही क्रम में आपको लगाना है। कि जैसे आप किसी भी जीव जंतु या किसी पौधे का आप वर्गीकरण करते हैं तो उसमें आपको कि इसका सही क्रम क्या रहता है, स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, फैमिली। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर। आप बताएंगे कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से आपका कौन सा सही है। सभी बताएंगे कमेंट करके कौन सा आपका सही है। कमेंट करके आप बताएं सभी कौन सा इसमें आपका सही है। कमेंट करके बताएंगे जी। तो आपको याद रखना है, इसमें जिस तरीके से आपका दे रखा है ये, तो इसमें सबसे पहला आएगा स्पीसीज। क्या आएगा, स्पीसीज। स्पीसीज के बाद क्या आएगा, जीनस आएगा, जीनस। जीनस के बाद में क्या आएगा, फैमिली, परिवार, ऑर्डर के, और फिर उसके बाद आएगा ऑर्डर। स्पीसीज आपका जाति, जीनस उसका जो आपका वंश है वो आएगा, फैमिली आएगी उसकी जो परिवार है, और ऑर्डर आएगा जो उसका गण है। तो आपको याद रखना है स्पीसीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर। क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर। तो इसका आपका ये सही क्रम बनता है और आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ आपको बढ़ना है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। रेड डाटा बुक UNEP, IUCN, यूनिसेफ या WHO। रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, बताएंगे। UNEP, IUCN, यूनिसेफ है, WHO है। रेड डाटा बुक बताएंगे सभी। अच्छा क्वेश्चन है। तो जो आपके जीव विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं तो उनके लिए कौन सी बुक जारी की जाती है, रेड डाटा बुक।
रेड डाटा बुक जारी की जाती है, तो आपको बताना है तो कौन सी आपकी संस्था है। तो आप पढ़ते हैं IUCN, कौन सी संस्था है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। तो इसी के द्वारा आप रेड डाटा बुक जारी करते हैं। तो जो आपके जो जीव हैं जो खतरे के निशान पर हैं उनके लिए कौन सी बुक जारी की जाती है? रेड डाटा बुक। तो आपको याद रखना है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? मन्नार की खाड़ी एक आपका समुद्र का छोटा सा भूभाग है और आपको बताना है कमेंट करके कि किन दो देशों के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और मालदीव के बीच है, भारत और म्यांमार के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। सभी बताएंगे जी कमेंट करके, सभी कमेंट करके बताएं। आसान सा क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आप सब जानते हैं, जैसे आपने दो देश देखे होंगे, ये तो इस तरीके से यहाँ पे भारत है और ये आपका छोटा सा देश है श्रीलंका। तो इनके बीच में जो ये आपका समुद्र का भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या है आपका? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी आप याद रखेंगे किन दो देशों के बीच है? तो ये है भारत और श्रीलंका। किन के बीच है? भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गोवा को भारत में कब शामिल किया गया था? तो गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? 1960, 1961, 1987, 1989। कमेंट करके बताएंगे। प्रमुख पुर्तगाली बस्ती किसे माना जाता है? गोवा को। तो गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? तो आपको याद रखना है गोवा को भारत में कब शामिल किया गया। इसमें आप याद रखेंगे 1961। कब शामिल किया गया? 1961। गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? 1961। तो आप सब जानते हैं गोवा को बाद में जब भारत देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद इसको शामिल किया गया। और गोवा को कब शामिल किया था हमने? 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961। कौन से ऑपरेशन के तहत? आपने पढ़ा होगा कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को 19 दिसंबर 1961 में शामिल किया गया। तो गोवा जो था पहले आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था, जबकि हमने एक संशोधन किया। कौन सा संशोधन किया? 56वां 1987। और इसके तहत हमने गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया क्रम के अनुसार, और 25वां जो राज्य गोवा बना। और गोवा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये किस वर्ष मिला? ये मिला था आपका 1987 में। कब मिला था? 1987। तो याद रखेंगे गोवा से संबंधित प्रमुख पुर्तगाली बस्ती कौन सी आपकी? गोवा। मारम गोवा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर? आपका गोवा में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उसमें आपका किस तरीके से आपका जो प्लान है कि 5+3+3+4, 5+4+3+3, 4+5+3+2, 5+3+4+3, कि इसमें कौन सा है आपका? आप बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा आपका प्लान है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप सब जानते हैं जो कस्तूरी रंगन समिति है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आपके लागू की गई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है? 5+3+3+ क्या है? 4। 5-3-3-4 क्या है आपका? 5-3-3-4। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आपका प्लान है। 5+3+3+4। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, इसका आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है आपका? एनपीसीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, क्या है? नेशनल पेमेंट, नेशनल क्या है आपका? पेमेंट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप पढ़ते हैं स्थापना इसकी कब हुई थी जी? स्थापना इसकी हुई थी आपकी 2008 में। कब हुई थी स्थापना? स्थापना हुई 2008। आपसे पूछेगा जी मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आप याद रखेंगे, मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं या जितने भी आपके ऑनलाइन कार्य हैं बैंकिंग से संबंधित, तो उन सभी पर नियंत्रण रखने वाली संस्था कौन है? तो उन सभी पर नियंत्रण रखने वाली संस्था कौन है? आपका एनपीसीआई। कौन है आपका? एनपीसीआई। तो एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी?
2008। कब हुई थी स्थापना? 2008। कब हुई है इसकी स्थापना? 2008। क्लियर हो गया। तो ये आपका मॉक टेस्ट था, और मॉक टेस्ट में जो आपके टॉप 20 सीरीज में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आप सभी इनको हल करने का प्रयास करेंगे, और इसी के आधार पर आगे भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।